तो वेलकम बैक गाइस। और अब हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे एक सेपरेट लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन इस बुक में भी जो हम अभी तक कवर करते आए थे इसमें भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम स्किप नहीं करेंगे, इसे भी साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका इस्टेब्लिशमेंट और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बात होती है वो आर्टिकल 124 में निर्धारित की गई है। ठीक है, आर्टिकल 127 जो है उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। ठीक है, अब एडहॉक जजेस क्या होते हैं कि टेम्पोरेरी जजेस। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह नियुक्त किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो किसी विशेष समय में। ठीक है, मतलब इनका कोलेजियम पूरा होना चाहिए। फिर आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको रखा जाएगा और उसको भविष्य में यूज़ भी किया जाएगा। दैट्स वाई आर्टिकल 129 इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, आर्टिकल 136 जो है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एसएलपी क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई केस है वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुने और वो किसी नीचे की कोर्ट में या तो अभी चल रहा है या फिर डिसीजन आ चुका है, तो उसके लिए आप एसएलपी लगाओगे। ठीक है, और एसएलपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि आपकी एसएलपी एक्सेप्ट करे, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की। अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी एसएलपी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी सिर्फ उस केस में, आपका जो केस है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, मतलब कि एक बार फैसला देने के बाद उस पर पुनर्विचार या रिव्यू किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को ये उचित लगे तो। ये सारे आर्टिकल और इससे भी कुछ ज़्यादा आर्टिकल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले वीडियो में कवर है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे आर्टिकल और आर्टिकल का मतलब समझते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में वही आता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 141 कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बना दिया, ठीक है, वो सारे कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, वो सबको मानना पड़ेगा, वो बाध्य हैं इस चीज़ के लिए। और आर्टिकल 143 बताता है कि अगर प्रेसिडेंट को कभी भी कानून से रिलेटेड कोई मदद चाहिए तो वो सीजीआई से कंसल्ट कर सकते हैं। सीजीआई प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ठीक है, तो PIL के फादर किसको कहा जाता है इंडिया में? तो P1 भगवती जी को कहा जाता है। ठीक है, और मदर ऑफ पब्लिक लिटिगेशन किसको कहते हैं? तो कपिला हिंगो रानी जी को कहते हैं। ठीक है, तो PN भगवती फादर हैं PIL के और मदर कौन है? कपिला हिंगो रानी। ठीक है, आर्टिकल 143 क्या है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर कह रहा है कि किस साल में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि केशव नंदा भारती केस में कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो 1973 में। अच्छा जी, फिर उसके बाद देखते हैं फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में? तो जनवरी 26, 1950 को। ठीक है, और जो सैलरी होती है जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। ठीक है, हाँ, और रिटायरमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो किसी भी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तो भारत के जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया जो हैं वो प्रथम CGI थे। और अभी तो DY चंद्रचूड़ नहीं है, इस समय कोई और है। इस समय कौन है CGI? लेट मी
ठीक है। तो इस समय जो है प्रेजेंट में जो CGI चल रहे हैं वो हैं बी गवई जी, ठीक है, बी गवई, अरे ठीक है, भूषण गवई जी जो हैं, और वो पहले बौद्ध CGI बने हैं इंडिया के, जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो आर्टिकल जो 214 है वो बताता है कि स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट होगा, और 216 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या देखा था कि जो 124 था वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों की बात हो गई थी 124 में, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की बात 214 में हुई है हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात आर्टिकल 216 में हुई है, ठीक है। फिर आर्टिकल 217 बताता है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। फिर आर्टिकल 226 क्या बताता है, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स, ठीक है। तो आर्टिकल 126 जो है उसके तहत हाई कोर्ट को ये परमिशन है कि वो रिट्स जारी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि लीगल मैटर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, बस फंडामेंटल राइट्स को नहीं, फंडामेंटल राइट्स पे भी कर सकता है वो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट तो जो है वो 139 के बेसिस पे रिट्स इशू करता है, ठीक है। फिर आर्टिकल जो 227 है, तो पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। तो जो जितने भी छोटे कोर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज करने का काम कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। आर्टिकल 227 में ये चीज़ कही गई है। आर्टिकल 231 में क्या होता है कि 231 में हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। मतलब अगर 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र का हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र राज्य के लिए के भी सारे केसेस देखता है और गोवा राज्य के भी देखता है। उसी तरह आर्टिकल जो 230 है वो हाई कोर्ट को पावर देती है कि आप जो हैं अपने राज्य के साथ साथ यूनियन टेरिटरी में भी आपका जुरिस्डिक्शन जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल जैसे बहुत सारा है, जैसे आपका जो लक्षद्वीप है वो यूनियन टेरिटरी है, तो उसके जो केसेस अगर हाई कोर्ट में आपको करना है तो आपको केरला हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह पुदुचेरी जो है उसका आपको तमिलनाडु के हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से है। और आर्टिकल 233 जो है वो डिस्कस करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स जारी कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए करता है, ठीक है। लेकिन शायद फंडामेंटल राइट्स के लिए भी करता है क्या, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, देखा जाता है इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ हाई कोर्ट के लोकेशन और उनके बेंच वगैरह। जैसे इलाहाबाद कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश तक उसका क्षेत्राधिकार है। और कहाँ पे सीट है, मतलब कि ये है कहाँ पे, तो इलाहाबाद में ही है। और इसकी एक अलग से बेंच जो है वो लखनऊ में भी बैठती है। उसी तरह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आंध्र प्रदेश में है, और ये इनका जो कहाँ पे बैठती है ये अदालत, तो अमरावती में। बॉम्बे का देखो, बॉम्बे जो है वो महाराष्ट्र का देखेगी, गोवा का भी देखेगी। अगर गोवा का भी देख रही है तो आर्टिकल 231 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 231 की वजह से गोवा देख रही है, ठीक है। और दमन एंड दीव देख रही है तो आर्टिकल 230 के वजह से देख पा रही है, ठीक है। दादरा एंड नागर हवेली भी देखेगी, ठीक है। तो मुंबई में तो मेन हाई कोर्ट हो गया, और उसके अलावा बेंच बैठती है कहाँ कहाँ, नागपुर में बैठती है, हवेली में, पणजी गोवा, और औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में, ठीक है। जो कैलकाटा है वो वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूटी है, यानी कि आर्टिकल 230 की वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भी जुरिस्डिक्शन देख सकती है, ठीक है। तो कोलकाता में बैठती है कोलकाता हाई कोर्ट, और एक सर्किट बेंच है पोर्ट निकोबार ब्लेयर पे, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है वहाँ पे।
फिर उसी तरह ये सब देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में होगा, दिल्ली का दिल्ली में है, जो गुवाहाटी है वो असम का तो देखेगी ही क्योंकि गुवाहाटी असम में आता है। उसके अलावा नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों का गुवाहाटी हाई कोर्ट अकेले देखती है, ठीक है। और गुवाहाटी के बेंचेस कहाँ हैं? कोहिमा में है, ईटानगर में है और ऐसवाल में है। गुजरात अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, ठीक है। कर्नाटक में ही देखेगी। केरला जो है अपने साथ साथ लक्षद्वीप को भी देखेगी। कहाँ बैठती है ये बेंच, मतलब कहाँ पे केरला हाई कोर्ट? एर्नाकुलम में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जुरिस्डिक्शन मध्य प्रदेश तक ही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में है और बेंच बैठती है ग्वालियर और इंदौर में भी, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी में जुरिस्डिक्शन है और मदुरई में बैठती है, ठीक है। उसी तरह जो पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ देखती है, बैठती चंडीगढ़ में। राजस्थान का जुरिस्डिक्शन राजस्थान तक है और बैठते हैं ये जोधपुर में और इनकी बेंच जयपुर में, राइट। तो व्हेन वाज द दिल्ली हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड? तो 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बना था, ठीक है। सबसे पहले 3 हाई कोर्ट कौन थे? तो मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। इन तीनों में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहला हाई कोर्ट कौन था? तो कलकत्ता हाई कोर्ट था, ठीक है। पहली महिला जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी, हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो लीला सेठ जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से आती हैं और वो पहली चीफ जस्टिस बनी हाई कोर्ट की। नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ जो CJI अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला नहीं बनी है। वुमेन जजेस हैं लेकिन चीफ जस्टिस नहीं बनी है, लेकिन 2027 में बी नागरथा करके एक हैं, वो शायद बन जाएंगी, ठीक है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को कौन सुपरवाइज करता है? तो वो करता है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 153 जो बताता है कि हर राज्य के पास एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 155 बताता है कि वो जो राज्यपाल है उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, ठीक है। 156 बताता है कि उनका टर्म कितने समय का होगा, ठीक है। तो उनका टर्म वैसे 5 साल के लिए होता है, ठीक है, लेकिन वो तब तक रह सकते हैं जब तक किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति न कर दी जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 157 जो है वो बताता है कि गवर्नर पद पे अपॉइंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। तो वही सब जो राष्ट्रपति में थी वही सब ऑलमोस्ट होती हैं, ठीक है। कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का सिटीज़न होना चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है, और भी काफ़ी हैं, ठीक है। आर्टिकल 159 जो है वो है ओथ अफर्मेशन बाय गवर्नर, ठीक है। तो जो गवर्नर हैं वो शपथ भी ग्रहण करेंगे और उनको शपथ कौन ग्रहण करवाएगा? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो शपथ दिलवाएंगे। फिर आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर पावर टू ग्रांट पार्डन, मतलब कि जिस तरह से वो राष्ट्रपति को सज़ा माफ़ करने की शक्ति थी, उसी तरह आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर को ये शक्ति देता है कि वो भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं या उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। आर्टिकल 163 जो है ये आर्टिकल चीफ मिनिस्टर को डिफाइन करता है, ठीक है। और ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। एक राज्य में भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका मुखिया जो है वो चीफ मिनिस्टर होगा और उसका काम क्या रहेगा? गवर्नर को मदद करना और गवर्नर को सलाह देना, ठीक है। फिर आर्टिकल 165 जो है वो बताता है कि राज्य का एक एडवोकेट जनरल भी होगा, ठीक है। जैसे अटॉर्नी जनरल नहीं होता था, उसी तरह वो तो सेंटर के लिए होता था, तो राज्य के लिए भी एडवोकेट जनरल होगा, ये आर्टिकल 165 बताता है। आर्टिकल 166 बताता है कि राज्य सरकार का कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसा होगा, ठीक है।
फिर आर्टिकल 168 जो है वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट, ठीक है, कि जो लेजिस्लेचर है, राज्य की जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसका संविधान क्या होगा, कैसा होगा। आर्टिकल 169 बताता है कि अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 168 क्या बता रहा था कि राज्यों में विधानसभा होगी और विधान परिषद भी होगा, ठीक है। विधान परिषद जो है वो हर जगह नहीं होगा। विधान परिषद देखो बस 8 राज्यों में है, यूपी में, बिहार में, ठीक है, यूपी बिहार हो गया, फिर आपका एमपी हो गया, एमपी 3, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र आपका 4 हो गया, फिर आंध्र प्रदेश 5 हो गया, फिर तेलंगाना जो है वो आपका 6 हो गया, फिर तमिलनाडु जो है वो 7 हो गया और कर्नाटक 8 हो गया, ठीक है। तो इन 8 राज्यों में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, बाकी उसके अलावा हर जगह लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी। यह आर्टिकल 168 हमें बताता है, ठीक है। अब आर्टिकल 169 हमें क्या बताता है कि जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, ये किसी भी राज्य में इसको और बनाया, मतलब जिन राज्यों में नहीं है वो राज्य भी अपने राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं, ठीक है, या फिर जिन राज्यों में पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो राज्य इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 170 जो है वो बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन क्या होगा, और आर्टिकल 171 बताता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन क्या होगा। आर्टिकल 178 बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, और आर्टिकल 182 जो है वो बताता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 187 के तहत स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसका एक सेक्रेटरीट होगा। आर्टिकल 202 है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 213 जो है, ठीक है, वो बात करता है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, कि अगर विधानसभा या विधान परिषद सेशन में ना हो उस समय गवर्नर के पास ये ताकत है कि वो अध्यादेश पास कर सकता है। याद करो 123 में राष्ट्रपति ये काम कर सकता था और 213 में गवर्नर ये काम कर सकता है। According to the Indian Constitution, a governor can be appointed for 2 or more states. Yes. Who has the power to recommend imposition of constitutional emergency in state? तो governor of the state. आर्टिकल 166 किस चीज़ से डील करता है? तो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट से। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर करता है। एक गवर्नर जो है अपने ऑफिस के एक्सपायरी के बाद कितने समय तक ऑफिस में कंटिन्यू कर सकता है? तब तक कर सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी ऑफिस ग्रहण न कर ले। ठीक है, अब देखते हैं कुछ महिला चीफ मिनिस्टर्स। तो यूपी से सुचेता कृपलानी और मायावती जी, ये 2 लोग महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तमिलनाडु से देखो तो जयललिता और जानकी रामचंद्रन, ये तमिलनाडु से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। दिल्ली से देखा जाए तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और इस समय रेखा रानी है, ये भी जो है वो मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली से।
राजस्थान से वसुंधरा राजे रह चुकी हैं। बिहार से लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश से उमा भारती रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, गुजरात से आनंदीबेन पटेल, वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी, ठीक है। पंजाब से देखो राजेंद्र कौर भट्टल, असम से सैयद अनवरा तैमूर और उड़ीसा से नंदिनी सतपथी, ये लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर टू सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है, 15 साल 77 दिनों तक शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री रही थी, जो कि किसी भी महिला मुख्यमंत्री द्वारा सबसे ज़्यादा समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड है, ठीक है। जो दूसरे नंबर पे लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं वो जयललिता तमिलनाडु वाली, वो 14 साल तक रही थी, ठीक है। जो सुचेता कृपलानी जो यूपी की मुख्यमंत्री थी वो फ्रीडम फाइटर भी थी, ठीक है। और ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस।